अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 एसएसटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक देख लिए। आपकी चैप्टर हमने मार्क करा रखे हैं PA2 के। उससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। हम आपको दोबारा से सिलेबस रिवाइज़ करा देते हैं। चलिए कंटेंट ओपन करिए स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए हमने जो टिक लगाए थे वो बता देते हैं आपको। PA2 में आपके क्या क्या आ रहा है बच्चों। आपकी हिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं PA2 में, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ज्योग्राफी में आपका एक चैप्टर आ रहा था, चैप्टर नंबर 4, जो कि हम कंप्लीट करा चुके हैं। और हिस्ट्री में जो हमारे 2 चैप्टर थे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 पार्ट 8 में कंप्लीट हो गया था। एक चैप्टर बचा है इसका, चैप्टर नंबर 7 वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल। ये वाला चैप्टर हमारा बाकी रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 हमारा कंप्लीट हो गया है, 7 हमारा एक रह गया है और 2 आ रहे हैं। यही दोनों हमारे PA2 में आ रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में सिर्फ एक चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जो कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में। कौन कौन से? पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में। सिविक्स की बात करते हैं। चलिए, सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर थे बच्चों, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग लॉज पार्ट नंबर 5 और 6 में हमने कंप्लीट किया था, आपको याद होगा। और चैप्टर नंबर 6 द जुडिशरी, ये हमारा बाकी रह गया, ये हम पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मगर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। कौन सा? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है हमारा, वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल। ठीक है, हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करेंगे कॉलोनियल रूल के अंडर में। पेज नंबर 48 पर है इसका चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 48। पार्ट नंबर कौन सा है बच्चों? ये पार्ट नंबर 9 में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट 9। ठीक है, हो सकता है 9 में ही ख़त्म हो जाए या हो सकता है 10th भी लग जाए इसमें। तो अभी तो हम पार्ट 9 यहाँ पर लिख दे रहे हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 के साथ। चलिए, पेज नंबर 48 स्टार्ट कर दिए पहले, मतलब 48 ओपन कर लिए। पेज नंबर 48 लिखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 48 ओपन करिए और यहाँ पर टॉप पर जो हर बार की तरह हमें डेट और पार्ट लिखना होता है वो आपको लिखना है। हमारा पार्ट कौन सा है बच्चों? ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, पार्ट नंबर 9 चैप्टर नंबर 7। और पार्ट के साथ साथ आपको डेट लिखनी होती है, तो वो आपको खुद लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर डेट लिखनी है, किस दिन की लिखनी है डेट आपको मालूम होगी, मतलब किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की यहाँ पर हमें आपको डेट लिखनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर आप तारीख लिख दीजिएगा जिस दिन ये वीडियो चैप्टर नंबर 7 की पार्ट नंबर 9 की जिस दिन भी अपलोड होती है यूट्यूब पर, मतलब जिस दिन भी यूट्यूब पर आएगी उस दिन जो तारीख होगी, उस दिन जो डेट होगी, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर लिखने के बाद उसके बाद अब यहाँ पर हमारा काम क्या है? चैप्टर स्टार्ट करना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारे कुछ वर्ड यहाँ पर साइड में छिप रहे हैं बच्चों, तो आप ऐसा करिएगा, आप अपनी बुक ओपन कर लिएगा और अपनी बुक में देखते रहिएगा, क्योंकि सारे वर्ड यहाँ पर आपको आसानी से नज़र नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि ये सही से हो जाए। चलिए, जितना होगा करेंगे, वरना अपने कॉपी में अपनी बुक में तो देखते ही रहिएगा। चैप्टर का नाम वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल, चैप्टर नंबर 7। हम यानी इसमें सिंपली अगर देखा जाए तो एजुकेशन की बात करेंगे। क्या? एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। हम इसमें एजुकेशन के बारे में, अपने इंडिया के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आया, कहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए लेट्स रीड। द पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजिंग, क्या? द पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी। क्या कह रहे हैं ये? जो पॉलिसी इंडियन सोसाइटी के अंदर मॉडर्नाइजिंग की आई एंड कल्चर वाज आल्सो इंकरेज बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। ये कह रहे हैं बच्चों, जो इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर मॉडर्नाइजिंग, क्या? मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कल्चर आया, किसका कि किस तरीके से इंडिया, आपको पता होगा पहले कितने, मतलब ऐसा था, सिंपल बिल्कुल था। ठीक है, पिछड़ा तो नहीं कह सकते, वैसे हम कह सकते हैं एजुकेशन के मामले में तो बहुत ही पीछे था इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा कम लोग पढ़े लिखे थे, और वो भी पढ़े लिखे जो थे वो बाहर से पढ़ कर आए थे। इंडिया में बहुत ज़्यादा कम एजुकेशन सिस्टम था। तो ये जो पॉलिसी थी मॉडर्नाइजिंग इंडिया की सोसाइटी की, ये और कल्चर की, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? क्रिश्चियन मिशनरीज से ही इंकरेज की गई थी। ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्हीं की तरफ से ही ये स्टार्ट की गई थी। दे ओपन मॉडर्न स्कूल्स, उन लोगों ने ही, मतलब जो क्रिश्चियंस थे उन लोगों ने ही मॉडर्न स्कूल्स खोले बच्चों, एंड कॉलेज इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर कॉलेजेस खोले। मतलब मॉडर्न स्कूल्स और कंट्रीज़ किसने ओपन की? सिंपली अगर हम बात करें तो किसने ओपन की थी? यही जो क्रिश्चियंस थे, इन लोगों ने ही यहाँ पर इंडिया के अंदर स्टार्ट की। उसके बाद द ब्रिटिश वर मोर सक्सेसफुल इन हेल्पिंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ इंडिया थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे इसमें
किस लिए? हमारे इंडिया को इसके अंदर रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मददगार रहा है। सक्सेसफुल इन हेल्पिंग, हमें रेवोल्यूशनाइज करने में काफ़ी, मतलब रेवोल्यूशनाइज करने में जो इन्होंने मदद की उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे। द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ इंडिया, जो इंडिया की इंटेलेक्चुअल लाइफ थी उसमें रेवोल्यूशन लाने के लिए ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी हेल्प की और इसमें ये लोग सक्सेसफुल भी रहे, कामयाब भी रहे थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। किसकी मदद से? मतलब ये जो इन्होंने सक्सेसफुल किस में रहे, ये हमें रेवोल्यूशनाइज करने के लिए उसमें ये सक्सेसफुल रहे। किसकी मदद से? इंडिया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की मदद से। इन लोगों ने यहाँ पर इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो था वो शुरू कर दिया था। वो इंट्रोड्यूस करने की वजह से, उसकी ही मदद से जो इंडिया की इंटेलेक्चुअल लाइफ थी उसके अंदर एक रिवोल्यूशन ले आए ये लोग। ऑफ कोर्स द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वॉज नॉट सोनली द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल जो मॉडर्न एजुकेशन का स्प्रेड वर्क है जो मॉडर्न एजुकेशन का, वो पूरी तरह से अगर हम देखा जाए तो ये खाली जो है गवर्नमेंट का ही काम नहीं है। क्या ये गवर्नमेंट का काम नहीं था कि ये जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन फैलाया गया था ये गवर्नमेंट का काम नहीं था कि गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन फैलाई हो? नहीं, गवर्नमेंट का काम नहीं था ये। द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लार्ज नंबर ऑफ एनलाइटेंड इंडियंस ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कह रहे हैं ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे और बहुत ज़्यादा नंबर में जो इंडियंस थे, एनलाइटेंड इंडियंस थे, कुछ इंडियंस थे, वो लोग भी चाहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे हों, समझदार हों, हम लोगों के अंदर तौर तरीके तमीज़ आ जाए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम आ जाए हम लोगों का, हम लोग एजुकेशन हासिल करने लगे। तो इंडियंस भी काफ़ी लोग इसमें जो ज्वाइन थे। इन लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है इंडिया के अंदर क्या करने के लिए? एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ये करें ब्रिटिश ने कैसे देखा एजुकेशन को? डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम। ये कह रहे हैं जो अलग अलग ब्रिटिश थे उनका अलग अलग नज़रिया था इंडियन कल्चर और एजुकेशन सिस्टम को लेकर, ठीक है। कोई ब्रिटिश कुछ और कहता था, कोई ब्रिटिश कुछ और कहता था, मतलब अलग अलग अपने अपने नज़रिए थे उनके, जो ब्रिटिशर्स थे उनके। क्या किसके लिए? इंडिया के जो कल्चर था और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके लिए उनके अलग अलग व्यूज़ थे। फिर यहाँ पर देखिए मेजोरिटी, ये मेजोरिटी है बच्चों। मेजोरिटी ऑफ द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियंस वर एन इंफीरियर सिविलाइजेशन एंड इट वॉज देयर ड्यूटी टू इनकलकेट, लिखा है बच्चों ये INCULCAT, इनकलकेट मॉडर्न कल्चर अमंग नेटिव इंडियंस। ये कह रहे हैं बच्चों जो डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके अपने अपने व्यूज़ थे इंडियन कल्चर और एजुकेशन सिस्टम को लेके, और उसमें से मेजोरिटी ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ज़्यादातर ब्रिटिश ये सोचते थे कि जो इंडियंस हैं वो इन्फीरियर सिविलाइजेशन है उनका सिविलाइजेशन जो है वो सिविलाइज नहीं है, वो इन्फीरियर सिविलाइजेशन है उनका। और ये वो लोग, मतलब ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि ये उनकी ड्यूटी बनती है कि उनके मॉडर्न कल्चर लाएं, उनके अंदर नेटिव इंडिया के अंदर मॉडर्न कल्चर लेके आएँ। मतलब जो इंडियंस थे वो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उसमें काफ़ी ब्रिटिशर्स ऐसे थे, वो लोग सोचते थे जो इंडिया है, इंडिया के पास इन्फीरियर टाइप का सिविलाइजेशन है, उनका सिविलाइजेशन बढ़िया नहीं है और ये इन लोगों को ठीक करना, सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग सोचते थे कि उन लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग सोच रहे थे ये हमारी ड्यूटी है, मतलब ये उनकी ड्यूटी है कि मॉडर्न कल्चर लाएँ नेटिव इंडियाज़ के अंदर। क्या? नेटिव इंडियंस के लिए मॉडर्न कल्चर इन लोगों के बीच में लेके आएँ। फिर आया ओरिएंटलिज्म। पहले बात तो ओरिएंटल का मीनिंग क्या है? ओरिएंटल का मीनिंग होता है कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ ईस्ट वालों का जो कल्चर और ट्रेडिशंस था उसे कहते हैं ओरिएंटल। क्या कहते हैं बच्चों? ईस्ट और उनका जो कल्चर और ट्रेडिशन था ईस्ट वालों का, क्या कहते हैं उसे? ओरिएंटल। तो ओरिएंटलिज्म उसी से ही बना है, यहाँ पर उसी वर्ड से ही, ओरिएंटल से ही ओरिएंटलिज्म बना है। इन 1783 विलियम जॉन्स, इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा इसमें हिस्ट्री में। विलियम जॉन वॉज अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ बच्चों? 1783 में विलियम जॉन्स जो थे उन्हें जूनियर जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का ये जूनियर जज बन गए। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लॉ एंड न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक,
लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन। ये कह रहे हैं ये जो है एक्सपर्ट थे लॉ में, मतलब कानून में ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, कानून के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते थे। ठीक है, सिंपली ये कह सकते हैं पहले ये लॉयर होंगे, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की होगी तभी तो एक्सपर्ट थे। तो ये एक्सपर्ट थे लॉ में और इन्हें काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी, काफ़ी भाषाएं आती थी, जैसे ये ग्रीक बोल सकते थे, लैटिन बोल सकते थे, फ्रेंच बोल सकते थे, इंग्लिश बोल सकते थे, अरबिक बोल सकते थे, पर्शियन बोल सकते थे। इन्हें बहुत तरह की लैंग्वेजेस आती थी, बहुत तरह की भाषाएं आती थी। लेटर ऑन ही इवन लर्न संस्कृत, और बाद में इन्होंने संस्कृत भी सीखी। क्या? संस्कृत भी पढ़ी, मतलब इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज भी सीख ली। बीइंग अ स्कॉलर ही लर्न एंशियंट इंडियन फिलोसफी, मोरालिटी, रिलीजन, अरिथमेटिक, मेडिसिन, साइंस एंड अदर एंशियंट टेक्स्ट ऑन लॉ। अब देख लिए इन्होंने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। पहले तो ये कह रहे हैं ऐसे जैसे कि ये स्कॉलर थे तो इन्होंने क्या क्या पढ़ा, देखो इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ा, मोरालिटी के बारे में, इंडियन रिलीजन्स के बारे में, अरिथमेटिक के बारे में, अरिथमेटिक तो आप जानती होंगे मैथ का चैप्टर है, ठीक है, अरिथमेटिक मैथ का पार्ट है, मेडिसिन के बारे में यानी दवाइयों के बारे में, साइंस पढ़ा इन्होंने, मतलब इन्होंने साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ा, एंड अदर एंशियंट टेक्स्ट ऑन लॉ, और बाकी जो लॉ के ऊपर जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उसे भी पढ़ा इन्होंने। मतलब इन्होंने या तो फिर इन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ ज़्यादा ही पढ़ने का शौक था, क्योंकि देखिए एक तो इन्हें ग्रीक आती है, लैटिन आती है, फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, अरबिक आती है, पर्शियन आती है, उसके बाद इन्होंने संस्कृत भी सीख ली, इतनी तरह की तो लैंग्वेज आती हैं। और एक तो ये फिलोसफी करते थे, स्कॉलर थे, ठीक है, इंडियन फिलोसफी पढ़ी इन्होंने, मोरालिटी पढ़ी, इंडियन रिलीजन्स के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा, फिर मेडिसिन यानी दवाइयों की भी इन्होंने स्टडी की, उसके बाद साइंस भी इनका सब्जेक्ट था, और साथ साथ में ये एंशियंट टेक्स्ट तो पढ़ते ही थे लॉ के ऊपर। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। After increasing awareness about India, Jones found many other Britishers living in India busy in discovering Indians' heritage। ये कह रहे हैं जब अवेयरनेस बढ़ गई इंडियंस के बारे में, इंडियंस को लेकर सावधानी बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही थी, उसके बढ़ते ही क्या हुआ, उसके बढ़ने के बाद जॉन्स ने ये देखा कि काफ़ी ब्रिटिशर जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो ये इसमें बिजी हैं कि इंडियंस हेरिटेज में मतलब इंडियाज़ का जो हेरिटेज है उसे डिस्कवर करने में, उसे खोजने में वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जब जॉन्स के कानों में ये खबर पहुंची तो जॉन्स ने देखा जो बहुत सारे ब्रिटिशर्स हैं, दूसरे अंग्रेज़ हैं, वो लोग इंडियंस के हेरिटेज को डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। दीज इंक्लूड हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड नेथेनियल हॉलहेड। हेनरी थॉमस कॉलब्रुक यहाँ पर दिए हैं और दूसरे यहाँ पर दिए नहीं है, नेथेनियल हॉलहेड। देखो इसमें कौन कौन थे, एक तो मतलब ये जो इंडियंस हेरिटेज डिस्कवर किया जा रहा था इसमें कौन कौन शामिल थे, एक थे हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और एक थे नेथेनियल हॉलहेड। ऑल दीज स्कॉलर्स वर ट्राइंग टू ट्रांसलेट संस्कृत एंड पर्शियन बुक्स ऑफ इंडिया इनटू इंग्लिश। और ये जो स्कॉलर्स थे ये दोनों ये क्या कर रहे थे बच्चों, ये लोग जो है सारी जो संस्कृत बुक थी, संस्कृत की और पर्शियन लैंग्वेज में बुक थी, क्योंकि इंडियंस में ज़्यादातर पर्शिया जो मुस्लिम्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे, पर्शियन, अरबिक या उर्दू तो बहुत बाद में आई है, ठीक है, पर्शियन से ही उर्दू बनी है मगर उर्दू बाद में आई है। तो जो पर्शियन बोलते थे और ज़्यादातर संस्कृत बोलते थे, नॉन मुस्लिम जो थे वो लोग संस्कृत बोलते थे, ये बाकी मज़हब के लोग थे, तो संस्कृत और पर्शियन ही यहाँ पर ज़्यादातर बोली जा रही थी। तो ये लोग स्कॉलर्स जो थे कौन कौन, थॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन संस्कृत और पर्शियन बुकों को जो इंडिया की बुकें थी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, मतलब इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। जॉन्स कॉलब्रुक एंड हॉलहेड स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड बिगेन अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। जॉन मतलब ये जॉन्स, कॉलब्रुक और एक जो मैंने दूसरा बताया हॉलहेड, इन तीनों ने ही क्या स्टार्ट किया, एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की बनाई। क्या एक सोसाइटी बनाई, उसका नाम क्या दिया बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उसमें क्या शुरू कर दिया, एंड बिगेन अ जनरल, और उसमें एक जनरल शुरू किया कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज, जिसका नाम रखा एशियाटिक रिसर्चेज। ठीक है, एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई बंगाल में। ऑल ऑफ देम हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, और ये तीनों ही, इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है इंडियन कल्चर के लिए। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ देम हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, मतलब ये तीनों के तीनों जो है बच्चों, एक तो इन लोगों ने इतना बेहतर काम किया है कि हम लोगों की लैंग्वेज जो थी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि हम लोग उसे इंग्लिश में भी पढ़ सकें या ये लोग खुद पढ़ सकें। तो इन लोगों के अंदर, इन लोगों के दिलों में इंडियन कल्चर की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। विच दे फेल्ट हैड रीच इट्स जेनिथ, और उन्होंने क्या सोचा, जो इन्होंने मतलब फेल्ट किया, सोचा और उसके जेनिथ पर, ऊंचाइयों पर पहुंचा।
एंड वॉज ग्लोरियस बिफोर इट केम टू अ डिक्लाइन, और बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था जब वो डिक्लाइन होने से पहले। They argue that the success of India in every sphere of life could be known only after studying the Indian civilization। और ये लोग आर्ग्यू करते थे, क्या आर्ग्यू करते थे कि इंडियंस जो है वो कब सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो कब जो है कामयाब हो पाएंगे, जब वो मतलब अपने एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, हर अपने ज़िंदगी के हर पहलू पे, हर चक्रव्यूह में, हर जगह पर, हर हिस्सों में इंडियंस जब ही सक्सेस हो पाएंगे जब वो अपने क्या कुड बी नो ओनली आफ्टर स्टडीइंग द इंडियन सिविलाइजेशन, जब वो अपने इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जान पाएंगे, तभी वो लोग कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। जॉन्स एंड कोलब्रुक मेड सिंसियर एफर्ट्स टू नो अबाउट इंडियन टेक्स्ट। कोलब्रुक और जॉन्स ने जो है एक सिंसियर एफर्ट बनाया जिससे जो है इंडियन टेक्स्ट को समझा जाए, एंड ट्रांसलेट देम सो दैट अदर कुड नो अबाउट इट, और उसे ट्रांसलेट भी करा, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में, दूसरी भाषाओं में बदला इंडियन टेक्स्ट को कि दूसरे भी समझ पाएँ क्या लिखा है। मतलब इंडियन तो समझ ही रहे थे संस्कृत और पारसी लैंग्वेज में, अगर बाकी लोग नहीं समझ रहे थे पर्शियन और संस्कृत, तो उन लोगों ने उन दोनों को जो इंडियन जो है लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे संस्कृत पर्शियन, उसे ट्रांसलेट करके बाकी लैंग्वेजेस में किया कि बाकी लोग भी इंडियन के बारे में जान पाएँ, इंडियन टेक्स्ट के बारे में समझ पाएँ। इट सर्व्स टू ऑब्जेक्टिव्स, उसमें दो ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। पहला, ब्रिटिश वर एबल टू लर्न अबाउट इंडियन कल्चर, जो ब्रिटिशर्स थे वो इस लायक हो पाए कि वो इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। दूसरा, इंडियन गॉट्स अ चांस टू रीडिस्कवर एंड लर्न अबाउट देयर ग्लोरियस हेरिटेज, और इंडियन खुद उन्हें एक चांस मिला कि अपने वो ग्लोरियस हेरिटेज को रीडिस्कवर कर पाएँ और उसे लर्न कर पाएँ, पढ़ पाएँ, लर्न कर पाएँ और पढ़ पाएँ, ठीक है। वो अपने खुद के उन्हें एक चांस मिला कि वो अपने हेरिटेज को, जो ग्लोरियस हेरिटेज है, उसे समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और उसके बारे में जान पाएँ। नेक्स्ट, बाय दिस ब्रिटिश वर नॉट ओनली टू गाइड इंडियंस अबाउट देयर कल्चर, ये कह रहे हैं। और अगर इसके बाद देखें, बाय दिस, इसके ज़रिए ब्रिटिश वर नॉट ओनली टू गाइड इंडियंस अबाउट देयर कल्चर, ब्रिटिश मतलब यही नहीं था कि खाली वो इंडियंस को गाइड कर रहे थे इनके कल्चर को लेकर, इनके कल्चर के बारे में खाली उन्हें गाइड कर रहे थे, ये नहीं था। रादर दे वर इवन एबल टू बिकम इंडियंस मास्टर, यहाँ तक कि वो इस काबिल बन गए थे कि वो इंडियंस के मास्टर बन गए थे, इंडियाज़ के मास्टर यानी एज अ टीचर बन गए थे। It would help Britishers to fulfill their missions of educating and civilizing the Indians, और ऐसे वो टीचर की तरह ट्रीट कर रहे थे, जैसे एक स्टूडेंट को टीचर पढ़ाता है, इसी तरीके से इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स जो है वर्क कर रहे थे। और वो लोग और इससे ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हो सकता था कि वो लोग, जो उनका मिशन है कि इंडियंस को यानी हिंदुस्तानियों को पढ़ाना और उन्हें सिविलाइज बनाना, तो इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए और एजुकेशन करने के लिए जो इनका मिशन चल रहा था, इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। ऐसे देयर वॉज हाउएवर अ सेक्शन विच बिलीव दैट इंडियंस शुड बी टॉट संस्कृत, और ये कह रहे हैं वहाँ तक के एक सेक्शन ऐसा भी था कि वो ये भी सोचता था कि इंडियंस को संस्कृत पढ़नी चाहिए, टॉट, ठीक है, विच शुड बी टॉट संस्कृत, पर्शियन। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिटरेट एंड पोइट्री, पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री, मतलब इसमें से ये भी था कि उन लोगों ने ये भी सोचा कि इन्हें जो है इंडियंस को अपने जो है संस्कृत को, पर्शियन लिटरेचर को और पोइट्री को भी पढ़ना चाहिए। अ हेरिटेज विच दे कुड चेरिश एंड वैल्यू, एक ऐसा हेरिटेज जिसे ये लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बच्चों जिसे वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि इनकी ये तो मेन लैंग्वेजेस थी। दिस अकॉर्डिंग टू सम ब्रिटिशर्स वॉज द ओनली वे बाई विच ब्रिटिशर्स कुड विन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस पीपल, और ये जो है एक कुछ ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये खाली एक ज़रिया था जिसके ज़रिए वो ब्रिटिशर्स, जो ये लोग सोचते थे कि इन्हें जो है लिटरेचर और पोइट्री और अपना खुद का संस्कृत भी पढ़ना चाहिए, ये सब ऐसा सोच के क्या चाह रहे थे वो लोग, सिंपल वो लोग जो है इंडियन पीपल के दिलों को जीतना चाह रहे थे, ठीक है, इंडियन पीपल को जीतना चाह रहे थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हिंदूज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर कॉल्ड पाठशालाज, वाइल दोज ऑफ मुस्लिम्स वर कॉल्ड मदरसा। जैसे उस ज़माने में जो हिंदूज़ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी जगह या स्कूल्स जो भी कह लो, उसे जो है क्या कहते थे उस ज़माने में, पाठशालास कहते थे, यानी जो हम कहते हैं पाठशाला। और जो मुस्लिम्स होते थे उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या कहा जाता था, मदरसाज। तो मदरसा तो आपने सुना होगा, मदरसा जिसे कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मदरसा केम अप इन कैलकाटा टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉज। ये कह रहे हैं पहला मदरसा जो कहाँ पर बनाया गया था, कैलकाटा में बनाया गया था, क्या प्रमोट करने के लिए, अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक पढ़ाई जाती थी वहाँ पर।
In 1791 the Hindu College was set up in Calcutta to promote the study of ancient Indian text। और फिर बाद में 1791 में हिंदू कॉलेज के नाम से एक वहाँ पर कलकत्ता में प्रमोट हुआ किस लिए, सॉरी, कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूशन खुला, स्कूल खुला, कॉलेज खोला, मतलब टू प्रमोट द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। किस लिए? जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं उसे पढ़ पाएँ, उसे समझ पाएँ, उसे लोग बाग पढ़ें, उसे प्रमोट करने के लिए। These system of promoting localized education was called Orientalism and was opposed by a major section of the British। और ये जो सिस्टम था localized education को प्रमोट करने का, इसे ही ओरिएंटलिज्म कहा गया and was opposed by a major section of the British। और ये जो है काफ़ी मेजर सेक्शन जो था ब्रिटिशर्स का, वो लोग इसे अपोज कर रहे थे, वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि इंडियंस जो है इंग्लिश पढ़ें, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें, ठीक है। इंडियंस जो हैं वो जो ब्रिटिशर्स थे वो चाह रहे थे वो लोग इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश समझें और उसे सिविलाइज बनाना चाह रहे थे। मगर इंडियंस क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे जो हमारी जो अपनी इंडियन जो कल्चर है, जो इंडियन लैंग्वेज है, यानी हमारी जो संस्कृत पर्शियन है, ठीक है, और जो हमारी लिटरेचर है, जो पोइट्री है, हमारी जो संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर है, जो पोइट्री है, उसे पढ़ना चाह रहे थे वो लोग। तो और इसके खिलाफ काफ़ी जो है ब्रिटिशर्स आवाज़ उठा रहे थे, इसके अगेंस्ट थे, अपोज कर रहे थे, मतलब मना कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे। और काफ़ी वो इसलिए साथ दे रहे थे, जो साथ दे रहे थे कि इंडियंस के दिल में उनके लिए जगह बन जाए, इंडियंस उन्हें अच्छा समझने लगे, हर कोई मतलब फ़ायदा ही देख रहा था। यहाँ पर है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट के ग्रेव एरर्स देखते हैं, चलिए। फ्रॉम 19th सेंचुरी, ग्रेव, वैसे तो ग्रेव कहते हैं कबर को बच्चों, ग्रेव यार्ड कहते हैं कब्रिस्तान, ठीक है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑफिसर्स स्टार्टेड फॉलोइंग द ओरिएंटलिज्म सिस्टम ऑफ लर्निंग। ये कह रहे हैं 19th सेंचुरी से, यानी 19वीं सेंचुरी से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, क्या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने क्या शुरू करा बच्चों? ओरिएंटलिस्ट सिस्टम पढ़ने का स्टार्ट कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। They believe that study of ancient Indian text was of no use। ये लोग ये सोचते थे बच्चों कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या है यहाँ पर? They believe that study of ancient Indian text was of no use। ये लोग सोचते थे कि जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है उसे पढ़ने का कोई इस्तेमाल नहीं है। They believe that the knowledge of East was full of grave errors and was अनसाइंटिफिक। ये लोग सोचते थे कि जो नॉलेज है ईस्ट की वो जो है पूरी तरह से क्या है, ऐसा लगता था कि गलतियों से भरा हुआ है, गलतियों से खुदा हुआ है, ऐसा लगता था एक गलतियों की जगह है, मतलब हर जगह एरर्स ही एरर्स हैं, ठीक है, खामियां ही खामियां हैं, खराबियां ही खराबियां हैं। तो वो लोग सोचते थे कि ईस्ट की जो नॉलेज हैं वो गलत हैं, ठीक है, वो सही तरीके में नहीं है। एंड वॉज अनसाइंटिफिक, और जो है अनसाइंटिफिक है, कोई साइंटिफिक नहीं है। They believe that British were making a vain attempt to promote the study of Arabic and Sanskrit language and literature। वो लोग क्या सोचते थे, जो ब्रिटिश हैं वो क्या बना रहे हैं? एक वैन अटैम्प्ट कर रहे हैं, किसे? टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक को, संस्कृत लैंग्वेज को और लिटरेचर को पढ़ने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए वो लोग सोचते थे कि जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक वैन अटैम्प्ट कर रहे हैं। इट वॉज अ वर्थलेस एफर्ट फॉर देम, इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट एंड रिसोर्सेज। और उनके लिए एक ये वर्थलेस एफर्ट था और उनके लिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम था, पैसा बर्बाद करना, एफर्ट बर्बाद करना, रिसोर्सेज को बर्बाद करना, ठीक है, वक्त बर्बाद करना। जेम्स मिल वॉज वन सच पर्सन हु क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट। और जो जेम्स मिल थे वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया, मतलब उसके खिलाफ गए। ही आर्ग्यू दैट द ब्रिटिश ऑफ एफर्ट should not be toward pleasing the native Indians by teaching what they wanted। इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश एफर्ट ये नहीं होना चाहिए not be towards pleasing the native Indians by teaching what they wanted। ये नहीं होना चाहिए कि नेटिव इंडियंस क्या पढ़ना चाह रहे हैं तो उसे पढ़ा रहे हैं, उनके साथ नहीं चलना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे थे, जो जैसे ब्रिटिश इंडियंस हैं वो लोग लिटरेचर कौन सी, अपनी संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर पढ़ रहे थे, यानी पर्शियन और संस्कृत अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो अपना खुद का इनका जो एजुकेशन सिस्टम था उस हिसाब से पढ़ रहे थे। तो जो जेम्स मिल थे उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिशर्स एफर्ट्स है उसका एफर्ट्स ये नहीं होना चाहिए कि जो इंडियंस, नेटिव इंडियंस हैं जो पढ़ रहे हैं वो जो चाह रहे हैं वो पढ़ाया जाए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए उनका एफर्ट्स। ही थॉट दैट इंडियंस शुड बी टॉट अबाउट साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस मेड बाय द वेस्ट। उन्होंने ये कहा, उस ज़माने में ये बताया कि इंडियंस को जो है क्या पढ़ना चाहिए, साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में पढ़ना चाहिए जो कि वेस्टर्न एजुकेशन में बताई जाती हैं। और ये लोग कह रहे थे ये ईस्टर्न एजुकेशन के लोग यानी इंडियंस जो हैं इन लोगों को ये चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए,
और जो ब्रिटिशर्स इनके साथ दे रहे हैं उन लोगों को इनका साथ ये नहीं ऐसे नहीं देना चाहिए। ब्रिटिशर्स का काम ये नहीं है, ब्रिटिशर्स की मेहनत इसमें नहीं होनी चाहिए कि वो लोग इंडियंस को सपोर्ट करें जो वो चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, बल्कि उन्हें इंडियंस को ये पढ़ाना चाहिए कि साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में बताना चाहिए जो वेस्टर्न्स के ज़रिए बनाई गई हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन है। ठीक है, बाय द 1830s द अटैक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। और ये कह रहे हैं अगर हम 1830 की बात करें तो ओरिएंटलिस्ट का जो अटैक था वो शार्पर हो गया, पैना हो गया। थॉमस बेबिंगटन, क्या थॉमस बेबिंगटन, ये दूसरे हैं, थॉमस कॉलब्रोक नहीं है, ये थॉमस बेबिंगटन है। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो थॉमस बेबिंगटन मैकुले थे वो जो है एक मोस्ट क्रिटिकल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे उस ज़माने के, इस पीरियड के। ही थॉट दैट इंडियन वॉज एन अनसिविलाइज कंट्री। इन्होंने क्या सोचा, ही थॉट दैट इंडिया वॉज एन अनसिविलाइज कंट्री एंड नीड टू बी सिविलाइज। इन्होंने सोचा कि इंडिया जो है एक अनसिविलाइज कंट्री थी और उसे जो है सिविलाइज होने की ज़रूरत है, मतलब उसके पास सभ्यता नहीं है। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द व्यू दैट देयर वॉज नॉट डेप्थ इन द लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ द इंडियन। यही एक ऐसे आदमी थे, ही वॉज ऑफ द व्यू, इनका व्यू क्या था बच्चों, ये सोचते थे जो इंडियन एजुकेशन है उसमें कोई जो लिटरेचर है उसमें जो है उसकी कोई गहराई नहीं है। क्या है यहाँ पर, ही वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर वॉज नो डेप्थ इन द लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ इंडिया। ये कह रहे थे, ये सोचते थे कौन, थॉमस बेबिंगटन मैकुले। इनका ये मानना था कि जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है, और उन्हें जो है सिविलाइज होने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ उनका ये व्यू था, उनका ये नज़रिया था, जो लिटरेचर है उसमें कोई डेप्थ नहीं है, उनकी नॉलेज में कोई गहराई नहीं है, और वो लोग जो है क्या है, वो लोग बहुत पीछे हैं, उन लोगों को कोई समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है उन लोगों को ऑफ इंडिया व्हेन कंपेयर टू द लिटरेचर ऑफ द वेस्ट। जब इन्होंने अपनी लिटरेचर को इंडियन लिटरेचर से कंपेयर किया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि इंडियंस की जो लिटरेचर है उसमें कोई गहराई नहीं है, कोई समझ वाली बात नहीं है, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, कोई मतलब ये सिंपल कहना चाह रहे थे कि वेस्टर्न लिटरेचर काफ़ी बेहतर थी इनकी, किसके मुकाबले, इंडियन के। ही थॉट दैट प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग वॉज वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। और इन्होंने क्या कहा, ये बताया कि मतलब ही थॉट मतलब होता है सोचा। इन्होंने ये सोचा कि जो प्रमोशन है ओरिएंटल लर्निंग का, अगर हम ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करेंगे, अगर हम जो इंडियंस चाह रहे हैं अगर उनकी लर्निंग को प्रमोट करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब है कि वेस्टेज ऑफ मनी इन पब्लिक मनी को इंडिया के ऊपर खर्च करना, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। अगर हम ओरिएंटलाइजेशन जो हुआ था, जो ओरिएंटल एजुकेशन था, ओरिएंटल लर्निंग था, उस सिस्टम को अगर हम चलाएंगे तो इसका साफ साफ मतलब है कि पैसा बर्बाद करना इंडिया के अंदर। अगर हम इससे सपोर्ट करेंगे तो इसका साफ साफ मतलब है कि इंडिया के अंदर पैसा बर्बाद करना। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था, क्योंकि इंडियंस की जो लिटरेचर है ये इसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो इसे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, मगर उससे कोई वो अपने डेली लाइफ में, अपने जो कल्चर में कुछ भी किसी भी तरीके वो चेंज नहीं ला सकते, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल पैसा फेंकना, पैसा बर्बाद करना। मैकुले वॉज ऑफ द व्यू दैट बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कुड बी मेड बेटर पीपल। मैकुले का ये नज़रिया था, ये सोचना था कि अगर हम एजुकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, उनका ये सोचना था कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे इंडियंस के अंदर इंडियंस के बीच में, यानी इंडिया के अंदर, तो उन लोगों ने सोचा, मतलब मैकुले ने सोचा कि इंडियंस जो है ज़्यादा बेहतर पीपल बन पाएंगे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी एजुकेशन को ही प्रमोट करें। मतलब जो है ये यहाँ कुछ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर को छोड़कर अगर इंग्लिश में अगर पढ़ाया जाए तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया स्पेंडिंग 1 लाख एनुअली। ये कह रहे हैं एक चार्टर एक्ट जो हुआ था 1813 का, उसमें क्या हुआ, उसकी शुरुआत में वॉज द बिगनिंग ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन, वो किसकी शुरुआत थी बच्चों, एजुकेशन के प्रमोशन की एक शुरुआत थी इंडिया के अंदर। और खर्चा कितना आया था उसमें, 1 लाख एनुअली, मतलब हर साल 1 लाख। मैकुलेज थॉट प्रोसेस प्रिवेल्ड इन द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और जो मैकुलेज थॉट थी, उनकी जो सोच थी वो जो है किस में प्रिवेल्ड हुई, थॉट प्रोसेस प्रिवेल्ड इन द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 में, उसमें इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन सच एज द कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज वॉज स्टॉप।
ये कह रहे हैं इंग्लिश जो है बच्चों उसे क्या बना दिया गया, एक मीडियम बना दिया गया किसका, ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के इंस्ट्रक्शंस के लिए इंग्लिश को ही एक मीडियम बना दिया गया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करने लगे ये लोग। एंड प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन सच एज कलकत्ता, और जो हमारे ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि कलकत्ता जिसे पढ़ते थे पहले, कलकत्ता होता था, अब इसे हम कोलकाता पढ़ते हैं, ठीक है, वही ये कलकत्ता है। और मदरसास जो थे और बनारस संस्कृत कॉलेज था, ये सब जो है इसका ओरिएंटल होना, इसमें प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन होना, मतलब प्रमोशन होना इसका, इसे स्टॉप कर दिया गया, मतलब इसे अब दोबारा आगे नहीं बढ़ाया गया, इसे बढ़ावा नहीं दिया गया, इसे रोक दिया गया। दीज इंस्टीट्यूशंस वर व्यूड एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, और इन इंस्टीट्यूशंस को कैसा देखा जाता था, जैसे कि ये डार्कनेस के टेम्पल्स हैं, क्या, अंधेरों के मंदिर हैं, अंधेरों के टेम्पल्स हैं। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, जो कि खुद जो है इन लोगों को किस में पहुंचा रहा है, डिके में गिरा रहा है। एक ऐसा डार्कनेस का टेम्पल जो कि बिल्कुल डिके में, बर्बादी में गिरा रहा है। ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन वॉज डिसकंटिन्यूड एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स वर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर इंडियन स्कूल्स। फिर क्या हुआ बच्चों, जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन था उसे स्टॉप कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब आगे और कंटिन्यू नहीं रहा। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो थी उसे जो है इंडियन स्कूल्स में प्रोड्यूस कर दी गई, भेज दी गई। मतलब सिंपली जब ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, तब क्या हुआ, वहाँ पर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को सेंड कर दिया गया इंडियन स्कूल में, मतलब जो इंडियन स्कूल्स थे वहाँ पर संस्कृत और वहाँ पर जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसे हटा के कौन सी लिटरेचर आ गई, इंग्लिश लिटरेचर आ गई, हमारी इंग्लिश पढ़ना शुरू हो गए। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, चलिए एजुकेशन फॉर कॉमर्स तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉमर्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड होता है बच्चों। चलिए देखते हैं। अ न्यू एजुकेशनल सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1854, ये कह रहे हैं एक नया एजुकेशनल सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1854 में। विच वॉज अ कम्प्लीट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, जो कि किसका डिपार्चर था, पूरा का पूरा पास्ट से डिपार्चर था। डिपार्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिपार्चर का मतलब होता है सिंपली कि जो पास का जो उनकी कार्यवाही थी, जो उनकी पास की जो चीज़ें थी उससे पूरी तरह से हटना, क्या, सामान्य कार्यवाही से हटने की क्रिया, मतलब एक ऐसा काम जिसमें जो है हम पुराने जो अपने पास्ट की जो अपने हमारा क्या है, जो हमारा ट्रेडिशंस है उससे डिपार्चर करना, उससे हटने की क्रिया, उससे हटने का एक प्रोसेस। तो इसमें क्या था, यही है हमारा न्यू एजुकेशनल सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 1854। न्यू एजुकेशन सिस्टम जो 1854 में स्टार्ट हुआ था वो एक ऐसा डिपार्चर था जो पूरी तरीके से हमारा पास से अलग था, मतलब पास से जो हमारा पिछड़ा पुराने ज़माने का मतलब जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम था उससे बिल्कुल ही हटाकर चेंज कर ऐसा सिस्टम आया था एजुकेशन का। इन 1854 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट चार्ल्स वुड टू इंडिया टू इम्प्रूव इट्स एजुकेशनल सिस्टम। फिर 1854 में जो बोर्ड आया डायरेक्टर का, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर था उसका एक बोर्ड आया, उसने क्या कहा, चार्ल्स वुड को, सेंट चार्ल्स वुड टू इंडिया, उन्होंने चार्ल्स वुड को इंडिया में भेजा, किस लिए, टू इम्प्रूव इट्स एजुकेशनल सिस्टम। इंडिया में इसलिए चार्ल्स वुड को भेजा कि उसके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, मतलब इंडियंस के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने किसे भेजा, चार्ल्स वुड को भेजा। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जो था, जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स था उसने। इट वॉज कॉल्ड वुड्स डिस्पैच, और इसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। विच प्रोपेगेटेड एडवांटेजेस ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज कम्पेयर टू ओरिएंटल एजुकेशन, और उन्होंने बताया, एडवांटेजेस बताए यूरोपियन लर्निंग के, किसके मुकाबले अगर हम देखे जाएं, ओरिएंटल एजुकेशन के। अगर हम ओरिएंटल एजुकेशन को लें और अपने यूरोप मतलब इन लोगों की यूरोपियन लर्निंग को लें तो उन्हें कंपेयर करके इन्होंने ये बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। द मेन एम ऑफ वुड्स डिस्पैच वॉज इकोनॉमिक, इनका जो मेन एम था वुड्स डिस्पैच का वो क्या था, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ा के बारे में समझाना। इट वॉज बिलीव दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड हेल्प इंडियंस टू लर्न अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये लोग ये क्या सोचते थे कि जो यूरोपियन एजुकेशन है वो इंडियंस को किस बारे में समझाएगा, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में समझाएगा, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ाएगा। एंड द सिग्निफिकेंस, क्या, एंड द सिग्निफिकेंस,
एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स, और उन्हें बताएगा कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है कंट्रीज़ के रिसोर्सेज के बारे में, उसे समझाएगा, उसकी ज़रूरतों के बारे में बताएगा, जो कंट्रीज़ के रिसोर्सेज हैं। मतलब अगर ये सिंपल बात करें तो मेंस का ये एम था, ये मकसद था, वुड्स डिस्पेज जो वुड्स डिस्पेज थे उनका मेन एम ये था, मेन मकसद ये था कि इकोनॉमिक इन्हें पढ़ाई जाए, इकोनॉमिक के बारे में समझाया जाए, जिससे ये अपने रिसोर्सेज को ट्रेड करना और उसे कॉमर्स को समझना, ठीक है, मतलब सिंपली बिजनेस करना, ये आ जाए इंडियंस को। इट कुड इवन चेंज द थिंकिंग ऑफ इंडियन पीपल, और यहाँ तक कि ये जो है इंडियंस पीपल की थिंकिंग को, सोच को भी चेंज कर सकता है। टू बाय वेस्टर्न गुड्स, किस लिए? कि वो वेस्टर्न गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, वेस्टर्न गुड्स को खरीदने की उनकी एक सोच बदल सकता है, फिर वो लोग भी वेस्टर्न गुड्स को खरीदना शुरू कर देंगे। तो सिंपली ये अगर देखा जाए तो नॉर्मली हर चीज़ में अपना फ़ायदा ही देखते थे ये लोग। इट वुड मेक इंडियंस ट्रस्टवर्दी विच फर्दर कुड सप्लाई सिविल सर्वेंट्स, और इंडियंस को जो है भरोसेमंद बनाया जा सकता है इसके ज़रिए। अगर वो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे, तो ऐसे करके वो लोग उनका भरोसा जीत पाएंगे और इंडियंस भी उनके भरोसे के लायक बन पाएंगे, जो कि बाद में फर्दर जो है सप्लाई करे जा सकते हैं, किसमें? सिविल सर्वेंट्स के तौर पर। मतलब उन्हें ही फिर बाद में इंडियंस को ही सिविल सर्वेंट्स के तौर पर क्या कर सकते हैं? सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई सिविल सर्वेंट्स टू, उसके बाद पेज नंबर 50 पर नेक्स्ट पेज, सिविल सर्वेंट्स टू द कंपनी, जो कंपनी है वहाँ पर सिविल सर्वेंट्स के तौर पर इन्हीं इंडियंस को पढ़ा लिखा कर भेजा जा सकता है। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी फुल ऑफ एरर्स, और जो ईस्ट की लिटरेचर थी उसे ऐसा कंसिडर किया जाता था कि वो पूरी तरीके से गलतियों से भरी हुई है, फुल ऑफ एरर्स, एरर्स से भरी हुई है, गलतियों से भरी हुई है। एंड डिड नॉट टीच लॉयल्टी और द स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें कोई लॉयल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता उसमें। मतलब इंडियंस की जो हमारी ईस्ट की एजुकेशन सिस्टम था, ईस्ट का जो लिटरेचर था, उसे ये लोग कहते थे कि उसके अंदर कोई लॉयल्टी, ठीक है, और उसके अंदर कोई स्किल्स, ऐसी कोई चीज़ बताई ही नहीं जाती। अ नंबर ऑफ एफर्ट्स वर मेड टू स्टार्ट ब्रिटिश एजुकेशन, और काफ़ी एफर्ट्स बनाए गए कि एजुकेशन सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स का वो स्टार्ट हो जाए, इसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की। एन एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट वॉज सेटअप टू लुक आफ्टर मैटर्स ऑफ एजुकेशन, और एक यहाँ तक के एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बनाया गया गवर्नमेंट के ज़रिए, किस लिए? कि वो जो है मैटर्स को, जो एजुकेशन मैटर्स हैं उनकी देखभाल कर पाएँ, एजुकेशन से रिलेटेड जो मसले आ रहे हैं उसे सुलझा पाए, ठीक है। इन 1857 वाइल दिल्ली एंड मेरठ वर रीलिंग अंडर द रिवोल्ट, ये कह रहे हैं अगर हम 1857 की बात करें, जब दिल्ली और मेरठ जो है किसमें? रिवोल्ट में, लड़ाई में चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। यूनिवर्सिटीज़ बिगेन एट कलकत्ता, तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहाँ पर शुरू हो गई थी? कलकत्ता में, मदरसा में और बॉम्बे में, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। चेंजेस वर स्टार्टेड इवन एट द स्कूल लेवल, और यहाँ तक के जो चेंजेस थे वो स्कूल लेवल पे भी, कॉलेजेस में नहीं, स्कूल लेवल पे ही चेंजेस स्टार्ट हो गए थे। जो इंग्लिश पढ़ाने का ट्रेडिशन था, मतलब जो इन लोगों का तरीका था, इंग्लिश जो इन्होंने शुरू की थी वो शुरुआत हो चुकी थी स्कूल्स लेवल पे भी। मतलब जो संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर थी उसे हटा दिया गया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट वर टू बी सेटअप इन ऑल द प्रोविंसेस, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स था उसे जो है हर प्रोविंसेस में सेटअप किया जा रहा था। टीचर्स रिक्रूटमेंट वॉज टू बी मेड एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वर टू बी सेटअप ऑल ओवर इंडिया, और जो टीचर्स रिक्रूटमेंट चल रहा था वो भी, टीचर्स रिक्रूटमेंट भी चला जा रहा था उस टाइम टीचर्स के लिए। मतलब जैसे टीचर्स रिक्रूटमेंट मतलब टीचर्स की जॉब लगवाना, या सिंपली कह सकते हैं टीचर्स को वहाँ पर पढ़ाने के लिए रखना, ये सब काम चल रहा था। और साथ साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी इंडिया में, पूरे इंडिया में हर जगह पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी खोले जा चुके थे, स्टार्ट करे जा चुके थे। कंडीशन ऑफ इंडिजीनियस स्कूल्स, अब इंडिजीनियस स्कूल्स की कंडीशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, एक मिनट चलिए। कंडीशन ऑफ इंडिजीनियस स्कूल, अब यहाँ देखिए, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, ये विलियम एडम की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से वो इंडिजिनस स्कूल्स की रिपोर्ट दे रहे हैं, इंडिजिनस स्कूल्स की कंडीशंस बता रहे हैं। कौन है ये? इनका नाम है विलियम एडम, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। चलिए अब इनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ विलियम एडम इन द 1830s, मतलब 1830 की बात है। विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, इसलिए स्कॉटिश कहा गया बच्चों। इंडिया जैसे इंडियंस कहलाते हैं इंडिया के, अमेरिका के अमेरिकन्स कहलाते हैं, ऐसे ये जो है स्कॉटिश थे। ये एक स्कॉटिश मिशनरी थे, ठीक है। एडम आ स्कॉटिश मिशनरी टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, इन्होंने एक टूर लगाया, मतलब टूर किया, सफ़र किया, कहाँ पर? बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में।
ही वॉज गिवन द टास्क टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। इन्हें एक टास्क दिया गया था कि एक आप रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट तैयार करिए, किसमें कि जो प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल, जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं उसके अंदर एजुकेशंस में कितना प्रोग्रेस आ रहा है, कितनी उसके अंदर तरक्की हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट बनाने के लिए इन्हें एक टास्क दिया गया था। तो ये बंगाल और बिहार के टूर पर निकले इस टास्क को पूरा करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। द रिपोर्ट विच एडम मेड वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट एडम ने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी बेहतर थी, मज़ेदार थी। मतलब देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। इन्होंने बताया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ऊपर पाठशालाज बने हुए थे। ईच इंस्टीट्यूशन हैड नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स। और हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। मतलब एक इंस्टीट्यूशन के अंदर यानी एक पाठशाला जो होगा उसके अंदर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। ओवरऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज इंस्टीट्यूशन वॉज कंसिडर्ड ओवर 20 लाख, कंसिडरेबल ओवर 20 लाख्स। ये कह रहे हैं अगर इस हिसाब से हम देखें तो 1 लाख पाठशाला में अगर एक 20 स्टूडेंट्स हर पाठशाला में है, तो इस हिसाब से अगर मैं पूरे हिसाब इन्होंने अगर अंदाज़ा लगाया तो ये कह रहे थे ओवरऑल अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालें इन इंस्टीट्यूशंस में काउंट करके तो 20 लाख स्टूडेंट्स पूरे हो रहे थे। वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी सेट अप सच स्कूल्स। और यहाँ पर ये जो स्कूल्स खोले हुए थे, पाठशालाज ये जो बनाए गए थे, तो ये किन लोगों ने खोली थी? जो अमीर लोग और जो लोकल कम्युनिटी थी उन लोगों ने मिलकर ऐसे स्कूल्स खोल रखे थे। मतलब ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या वहाँ पर जाके देखा। तो ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो है जो वेल्दी पीपल, अमीर लोग और जो लोकल कम्युनिटी थी उन लोगों ने मिलकर वहाँ पर स्कूल्स खोले थे। समटाइम्स टीचर्स यानी गुरु ऑल्सो स्टार्टेड सच स्कूल। और कभी कभी तो ऐसे कुछ टीचर्स थे जिन्हें गुरु कहा जाता था, उन लोगों ने भी अपने स्कूल्स इस तरीके से खोल रखे थे, यानी जिसे क्या कहा जाता था? पाठशाला के नाम से जाना जाता था। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे, अ फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज बीइंग फॉलोड इन दीज स्कूल। और इस स्कूल्स में एक फ्लेक्सिबल सिस्टम चल रहा था एजुकेशन का, जो कि फॉलो किया जा रहा था। देयर वर नो फिक्स फी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो बेंचेस, नो और चेयर्स, और नो ब्लैक बोर्ड, और नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो एग्जामिनेशन। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये कह रहे हैं वहाँ पर कोई फिक्स फ़ी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि 500 रुपये देने हैं सबको तो 500 रुपये देने हैं, कोई फिक्स फ़ी नहीं थी, कोई फिक्स ऐसी उनकी फ़ीस नहीं थी, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, कोई सेपरेट स्कूल्स बिल्डिंग नहीं थी कि अलग अलग स्कूल की बिल्डिंग हो, कोई उनके लिए ना बेंच थी ना चेयर थी, ठीक है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, ना ही कोई सेपरेट क्लासेस थी, 5वीं का भी एक साथ, 6ठी का भी एक साथ। मतलब ऐसा नहीं था कि बड़ा लड़का है तो वो अलग क्लास में बैठा है, छोटा लड़का है तो अलग क्लास में बैठा है, ठीक है। नो एनुअल एग्जामिनेशन, ना ही एग्ज़ाम होता था फाइनली, जैसे कि पता करने के लिए कि बच्चा हमारा पास है, हमारा स्टूडेंट पास हुआ कि नहीं, इसके लिए फाइनल एग्ज़ाम होता है हर स्कूल्स में, पहले ऐसा नहीं था। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था कि आपको मंडे के दिन ये पढ़ना है, ट्यूसडे के दिन ये पढ़ना है, ऐसा कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था, कोई भी कुछ भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। मैनी स्कूल्स वर मेक शिफ्ट इन नेचर, और काफ़ी स्कूल जो है बच्चों नेचर में बनाए जाते थे, मतलब ऐसी जंगलों में तो नहीं, मतलब खुली आबादी में, ऐसी सिंपल जगह पर खुले हुए, ठीक है। क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, और जो क्लासेस होती थी, जो क्लासेस कराई जाती थी वो बनियान ट्री के नीचे होती थी। क्या? बनियान ट्री के नीचे। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम। और दूसरी जगह पर अगर बनियान ट्री के नीचे नहीं हो रही है तो या तो फिर किसी गाँव के कॉर्नर में, विलेज शॉप, जो विलेज की शॉप होती थी उसके कॉर्नर में, उसके कोने में, या किसी मंदिर में, टेम्पल में, या अगर हम बात करें तो कोई अपना गुरु जो होता था, जो पढ़ाने वाला टीचर होता था, वो अपने घर पे ही खोल लिया करता था, वहीं पर आते थे बच्चे पढ़ने। इनकम ऑफ द पेरेंट्स डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ फ़ी एंड दस द रिच हैड टू पे मोर देन द पीपल। और जो इनकम थी पेरेंट्स की उसके हिसाब से डिसाइड होता था कि फ़ीस कितनी देनी है। अगर कोई अमीर आदमी है तो उसे अपने बच्चों के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कोई गरीब आदमी है तो उसे अपने पैसों के लिए कम देना पड़ेगा। तो ये लिखा है 10 द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। इसीलिए जो रिच होते थे बच्चों, जो अमीर होते थे, उन्हें ज़्यादा देना पड़ता था गरीब के मुकाबले। जो पुअर लोग होते थे उसके मुकाबले जो अमीर होते थे वो लोग ज़्यादा पैसा देते थे, क्योंकि वो अमीर हैं तो जो फ़ीस होती थी स्कूल की वो ऐसा होता था जैसे जो ज़्यादा कमा रहा है, जिसके पापा ज़्यादा कमा रहे हैं, जिसके फादर ज़्यादा कमा रहे हैं, जिसके घर में ज़्यादा पैसा है, वो लोग ज़्यादा पैसे देंगे एज़ कम्पेयर टू जो गरीब लोग हैं, ठीक है। द गुरु यूज टू इम्पार्ट लर्निंग ओरली एंड द लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं जो गुरु जो थे वो क्या यूज़ करते थे? इम्पार्ट लर्निंग को ओरली यूज़ करते थे
एंड द लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो लर्निंग होती थी वो स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही बेस्ड होती थी कि क्या पढ़ाना है, क्या करना है। देयर वर नो सेपरेट क्लासेस, कोई सेपरेट क्लासेस नहीं थी, कोई अलग अलग क्लासेस नहीं थी। एंड ऑल द स्टूडेंट्स सेट टुगेदर इन द सेम प्लेस, और सारे ही बच्चे, सारे ही स्टूडेंट्स जो है एक ही जगह पर एक साथ बैठा करते थे, अलग अलग उनकी क्लासेस नहीं होती थी। द गुरु सेग्रीगेटेड स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एज पर देयर लेवल्स ऑफ लर्निंग, और जो गुरु होते थे वो एक ही जगह पर बैठा के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स को अलग अलग हिस्सों में गुरु ने जो है बांट रखा था, बांट देते थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में एज पर देयर लेवल ऑफ लर्निंग, उनके लर्निंग के लेवल के हिसाब से। जैसे कोई नया स्टूडेंट आया, ठीक है, उसे अभी बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया, एक पुराना बच्चा है जिसे काफ़ी नॉलेज है, तो उसे अलग ग्रुप में बैठाया जाएगा, और जो नया बच्चा आया है उन्हें नए वाले लड़कों के साथ बैठाया जाएगा। जगह एक होती थी मगर ग्रुप अलग अलग कर दिए जाते थे। जो बच्चे ज़्यादा पुराने हैं उन्हें ज़्यादा पढ़े होंगे, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उनमें, तो उनका ग्रुप अलग बनता था। ठीक है, नए बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, अभी नए नए आए हैं, तो उनका ग्रुप अलग बनता था। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग करनी पड़ती थी, मगर क्लासेस नहीं होती थी, एक ही जगह होती थी, सब वहीं बैठते थे। द फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सिचुएटेड टू लोकल नीड्स, और ये जो हमारा फ्लेक्सिबल सिस्टम था ये क्या था? एज वॉज सिचुएटेड टू लोकल नीड्स, ये जो है लोकल नीड्स के लिए एज अ सिचुएटेड था, मतलब था, वहाँ पर मौजूद था। देयर यूज्ड टू बी नो क्लासेस ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, वहाँ पर क्या होता था बच्चों, जो हार्वेस्ट टाइम होता था वहाँ पर जो है कोई भी क्लासेस नहीं की जाती थी, कोई भी स्कूल नहीं आता था बच्चा। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर्क इन फील्ड्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसमें जो है खेतों में काम कर रहे हुआ करते थे। जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता था, फसल कटने की सीज़न जो होती है, फसल कटने का टाइम जो होता है, उस टाइम ज़्यादातर बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ अपने खेतों पर काम कर रहे हुआ करते थे, तो उस टाइम हार्वेस्टिंग की सीज़न में छुट्टियाँ होती थी, कोई क्लासेस नहीं होती थी। दिस इंश्योर्ड दैट चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज़ कुड ईजिली स्टडी, और ये क्या इंश्योर करता था, जिससे जो पीजेंट्स फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से पढ़ पाते थे। क्योंकि अगर वो लोग पढ़ाई कराते रहते और पीजेंट्स फैमिली के जो लोग हैं वो लोग जो है अपने काम काज में उनके बच्चे लग जाते, तो वो लोग पढ़ नहीं पाते। तो उस ज़माने में, उस टाइम जब बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ लगकर, कोई भी जैसे कोई ऐसा आया, हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, खेती बाड़ी जो होती है उसमें जो है फसल कटने का टाइम आया, तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते थे काम कराने। तो स्कूल्स भी बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उनका फिर बच्चों का लॉस होता है। अगर कोई एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो उससे नुकसान होता है, तो उस टाइम स्कूल्स भी बंद कर दिए जाते थे। जैसे आजकल हमारा क्या होता है, हमारी समर वेकेशन और विंटर वेकेशंस पड़ती हैं, तो सभी बच्चों की एक साथ छुट्टी पड़ती हैं। इसी तरीके से उनकी भी हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्कूल्स बंद कर दिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फोकस ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन। वर्नाकुलर एजुकेशन पर फोकस देखते हैं, चलिए। न्यू रूट्स, नए रूट्स नहीं है, ये न्यू रूटीन है, बल्कि न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स, ये कह रहे हैं नए रूटीन और नए रूल्स। टिल द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी डिड नॉट फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, क्या कह रहे हैं, 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं सेंचुरी तक जो कंपनी थी उसने जो है प्राइमरी एजुकेशन को फोकस नहीं किया। क्या? प्राइमरी एजुकेशन को फोकस नहीं किया। द कंपनी डिड नॉट फोकस द प्राइमरी एजुकेशन, लोकल पाठशालाज वर दस अलाउड टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। और ये कह रहे हैं यानी उस ज़माने में जो लोकल पाठशालाज थे उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी और वो बिना इंटरफेरेंस के चले जा रहे थे, मतलब लोग बाग चला रहे थे। तो जो लोकल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम था, उसे उस ज़माने में कोई फोकस नहीं कर रहा था। ये जो अंग्रेज़ थे इन लोगों ने फोकस नहीं किया, और जो लोकल पाठशालाज थे वो किसी भी बिना इंटरफेरेंस के आराम से चल रहे थे, फंक्शंस में थे। आफ्टर 1854, क्या 1854 के बाद द कंपनी फोकस ऑन वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आफ्टर 1854 के बाद कंपनी ने किस पे फोकस करना शुरू कर दिया? जो वर्नाकुलर सिस्टम है एजुकेशन का, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडिट्स, उन्होंने जो है कुछ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडिट्स जो है अपॉइंट कर दिए गए, मतलब पंडित को भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब दे दी गई, एज अ गवर्नमेंट पंडित बना दिया गया। ईच पंडित यूज टू लुक आफ्टर 4 और 5 पाठशालाज, और हर एक पंडित को क्या देखना पड़ता था? 4 या 5 पाठशालाज को देखना पड़ता था, मतलब वहाँ पर देखभाल करनी पड़ती थी। द पंडित हैड टू विजिट दीज स्कूल्स एंड फोकस ऑन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द पाठशालाज। पंडित को क्या करना पड़ता था? इन स्कूल्स में जाना पड़ता था और फोकस करना पड़ता था किस पे? ऑन रेजिंग द स्टूडेंट ऑफ द पाठशालाज, की पाठशालाज का जो स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाया जा सके, क्या रेज कर सकें। द टीचर यानी गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट रिपोर्ट्स पीरियडिकली, और जो टीचर थे, जो गुरु थे, उन्हें क्या कहा जाता था कि सारी रिपोर्ट्स को पीरियडिकली यानी हर समय के हिसाब से उन्हें पीरियड के हिसाब से उन्हें सारी रिपोर्ट पहुंचानी है। किसे? जो ये अंग्रेज़ थे इन लोगों को।
सेवरल न्यू रूल्स केम इन, और काफ़ी नए रूल्स आए इसके अंदर, विच वी फाइंड इवन इन टुडेज स्कूल, जो कि आज हम अपने स्कूल्स में देखते हैं। ऐसे काफ़ी रूल्स इसके अंदर आए, नए कानून आए। दीज इंक्लूड फिक्स टाइम टेबल, जिसमें क्या था, फिक्स टाइम टेबल था, टेक्स्ट बुक्स थी, कंपलसरी अटेंडेंस थी, सिटिंग ऑन बेंचेस था, डिसिप्लिन रेगुलर फी थी, एंड एनुअल एग्जामिनेशंस था। इसमें कई नए इन्होंने कायदे कानून बनाए। मतलब जो वर्नाकुलर एजुकेशन था, वर्नाकुलर कहते हैं बच्चों ऐसी लैंग्वेज जो हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कहीं बंगाल गए तो वहाँ पर बंगाली बोल रहे हैं तो वो लोग अपनी बंगाली में ही तो पढ़ेंगे, या वहाँ पर उर्दू या फ़ारसी यूज़ करेंगे। चलो अब तो इंग्लिश है तो इंग्लिश तो हर कोई समझ लेता है, पहले इंग्लिश नहीं थी तो अपनी अपनी लैंग्वेज लोग बाग यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अंग्रेज़ थे इन लोगों ने किस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम पर। और जो पाठशाला थे उन्हें जो है 4 या 5 पाठशाला में एक पंडित बना दिया गया, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पंडित बनाए गए। पंडित ही थे, उन्हें गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट कर दिया गया कि अब ये गवर्नमेंट की तरफ से पंडित हैं। उनका काम क्या होता था कि 4 या 5 पाठशाला को देखना था, उनकी निगरानी करना, ठीक है। और उसमें निगरानी करते समय चारों और पांचों जितने बीच, अगर 4 पाठशाला के पंडित हैं वो, ये 5 के हैं तो पांचों की रिपोर्ट भेजना टाइम टू टाइम कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए काम करना कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे तरक्की के लिए उसके लिए मेहनत करना। और जो गुरु होते थे, वहाँ के जो टीचर होते थे, उन्हें रोज़ का क्या देना, रिपोर्ट देना। मतलब जो गुरु का काम होता था कि जो पढ़ा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, बच्चों को क्या सिखाया है, क्या करना, वो टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट पीरियडिकली भेजना। उसके बाद दीज इंक्लूड फिक्स टाइम टेबल, नए रूल्स भी इसके अंदर कुछ आए, नए कायदे कानून आए। पहले क्या होता था बच्चों, किसी भी टाइम बच्चा आ रहा है, किसी भी टाइम जा रहा है, कोई भी बुक है, किसी के पास बुक नहीं है, ठीक है, कभी आया कभी नहीं आया, बेंचेस पे बैठ रहे नहीं है, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, ऐसा ही। तो इनके अंदर कानून बना दिए गए कुछ कि फ़िक्स टाइम टेबल होगा कि मंडे में आपको ये पढ़नी है बुक, संडे में ये पढ़नी है, ट्यूसडे में ये पढ़नी है। मतलब इस हिसाब से फिक्स टाइम टेबल बना दिया गया। पहले था कि कोई भी कुछ भी लेके आ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, बुकें ही नहीं है। फिर बाद में इसमें क्या हुआ, नए टाइम टेबल्स बनाए गए, फिक्स टाइम टेबल कर दिया गया। टेक्स्ट बुक्स यानी बुकें ले आई, ठीक है, लिखने के लिए कॉपी और बुक्स भी आ गई। कंपलसरी अटेंडेंस हो गई, मतलब अटेंडेंस की ज़रूरी होना, बच्चा क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ये अटेंडेंस जो है कंपलसरी कर दी गई। सिटिंग ऑन बेंचेस पे बैठने का हुक्म दे दिया गया। डिसिप्लिन होना, मतलब तौर तरीके जो हैं अपने, वो स्कूल में तमीज़ के साथ पेश आना, हर किसी से बदतमीज़ी जो थी, अनडिसिप्लिन जो है वो चीज़ें ख़त्म करना। रेगुलर फ़ीस होना, मतलब हर किसी की रेगुलर फ़ीस होगी, ऐसा नहीं कि कोई फ़ीस दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, जिसका मन आया जब दे गया, उसका भी टाइम बना दिया गया, रेगुलर फ़ीस का काम कर दिया गया। एंड एनुअल एग्जामिनेशन, और फाइनल में एक एग्ज़ाम बना दिया गया जिससे पता चलेगा कि बच्चा पास हुआ है फेल। पहले क्या होता था, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, बस बच्चा पढ़ता जा रहा है, जो सीख रहा है, जो नहीं सीख रहा नहीं सीख रहा है। फिर बाद में एनुअल एग्जामिनेशन भी इसमें कर दिए गए। द पाठशालाज विच अडॉप्टेड दीज रूल्स वर गिवन गवर्नमेंट सपोर्ट, और ये कह रहे हैं वो पाठशालाज जिन्होंने ये रूल्स, ये कायदे कानून इन्होंने अडॉप्ट किए, मतलब अपनाए, उन्हें जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा साइड में है, द गुरु, क्या है यहाँ पर, द गुरु टीचर यानी हु वांटेड टू कीप देयर फ्रीडम इंटैक्ट फाउंड इट डिफिकल्ट टू रन द पाठशालाज। और वो गुरु, वो टीचर जो लोग सोचते थे कि नहीं हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, अपनी आज़ादी के हिसाब से, जो वो लोग मतलब ये रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे थे जो लोग, उन्हें जो है क्या हुआ, फाउंड इट डिफिकल्ट टू रन द पाठशालाज, उन्हें पाठशालाज चलाने में परेशानियाँ आई, ठीक है, क्योंकि वो लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, वो लोग अपने वही पुराना सिस्टम फॉलो कर रहे थे, परमानेंट बुकें, टाइम टेबल, कंपलसरी अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें कि बेंचेस पे बैठना, डिसिप्लिन होना, रेगुलर फीस का होना, एनुअल एग्जामिनेशन होना, ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई, फिक्स इन लोगों ने कह दिया था कि ये आपको फॉलो करना है। मगर ये लोग मानने नहीं थे, तो जो लोग नहीं मान रहे थे उनके पाठशाला वो उन्हें रन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि वो गवर्नमेंट अपोज कर रही है उन्हें। जो ब्रिटिशर्स ही तो थे, ब्रिटिशर्स की ही तो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ थे उन्हीं का ही तो रूल था, तो वो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, ठीक है। फ्लॉज इन एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज, देयर वर सम ड्रॉबैक्स इन द न्यू सिस्टम। ये कह रहे हैं न्यू सिस्टम्स के अंदर भी कुछ क्या थे बच्चों, ड्रॉबैक्स थे, मतलब नुकसानात थे, ड्रॉबैक्स थे कुछ। चिल्ड्रेन ऑफ पुअर, क्या जो गरीब के बच्चे थे, पुअर पीजेंट्स कुड नॉट अटेंड इन स्कूल बिकॉज द न्यू सिस्टम वाज नॉट फ्लेक्सिबल इनफ फॉर देम। ये कह रहे हैं जो गरीब बच्चे थे, जो गरीब पीजेंट्स के, जो किसान विसान ऐसे जो गरीब लोग थे, उन लोगों के जो बच्चे थे बच्चों, वो लोग स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे थे, क्योंकि उनका जो नया
एजुकेशन सिस्टम आया था वो फ्लेक्सिबल नहीं था उनके लिए, क्योंकि वो क्या होते थे, कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ चले गए काम करने, कभी स्कूल आ रहे हैं। तो अब जब फिक्स कर दिया गया कि आपको अटेंडेंस देनी ही देनी है, स्कूल में आना है, हाज़िरी लगवानी है, तो बच्चे सब पहुंच नहीं पा रहे थे, इस वजह से उन लोगों के लिए परेशानी होने लगी। फिर यहाँ पर पॉइंट देखिए, द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन वर impractical फॉर peasants चिल्ड्रेन एज दे could नॉट afford टू skip वर्किंग इन द fields ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। और जो ये नया रूल था डिसिप्लिन का, ये पीजेंट्स के चिल्ड्रन के लिए इम्प्रैक्टिकल था, मतलब उसे कर पाना इनके लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि वो लोग जो है एज दे कुड नॉट अफोर्ड टू स्किप वर्किंग इन द फील्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, क्योंकि वो लोग नहीं छोड़ सकते थे किसे, हार्वेस्टिंग टाइम के समय में, जब फसल कट रही होती थी उस समय वो अपने फील्ड को, अपने खेतों में काम करना नहीं छोड़ सकते थे। इस वजह से उन्हें इससे बच्चों परेशानी होने लगी, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते थे बाहर पढ़ाई। उस टाइम जो है फसल कटती थी, वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाकर वहाँ पर काम किया करते थे, और उस समय में अगर पढ़ाई होती रही तो वो लोग काम कैसे करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसमें। फिर है यहाँ पर दूसरा पॉइंट, इरेगुलर अटेंडेंस वॉज सीन एज साइन ऑफ द लेक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। और ये जो इरेगुलर अटेंडेंस जो थी, ये ऐसा लगता था कि जो लेक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, जो पढ़ने की इच्छा है वो कमी बताती। अब जैसे कि आपको पता है कुछ बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो लगातार आ रहा है उसका मतलब वो पढ़ना चाहता है स्कूल, ठीक है, और जो नहीं आ रहा है वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये ऐसा लगता था कि जो है डिज़ायर टू लर्न जो है वो लेक है, साइन ऑफ द लेक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। जो डिज़ायर है, इच्छा है, उससे पता चलता है, इरेगुलर अटेंडेंस को देखकर ऐसा लगता था कि जो है उनकी जो डिज़ायर है, इच्छा है, वो कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 51 है हमारा, टॉप पर देखिए, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का एजेंडा शुरू हुआ। फिर अब इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मैनी इंडियंस फेल्ट, क्या है यहाँ पर, द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन का एजेंडा। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड मैनी इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन कुड हेल्प टू मॉडर्नाइज इंडिया। ये कह रहे हैं जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और काफ़ी इंडियंस थे, उन लोगों ने भी सोचा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो जो है इंडिया को मॉडर्नाइज कर सकता है, मॉडर्न बना सकता है, मतलब समझदार बना सकता है। दे अर्ज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेट अप मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को अर्ज किया और उससे कहा, उससे मतलब मांग की, क्या मांग की, कि वो और ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर खोलें, जिससे जो है लोग बाग पढ़ाई करना शुरू करें, ठीक है। उन्होंने और मांग की कि स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए। फॉर दिस मोर मनी वॉज रिक्वायर्ड, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए था, क्योंकि इतनी सारी कॉलेजेस, अगर इस कॉलेजेस बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, तो उसका काफ़ी खर्चा आएगा, टीचर को देना, ठीक है, बेंचेस बनाना, टेबल बनाना, क्लासेस बनाना, बहुत सारा खर्चा आएगा। टू इंडियंस हाउएवर रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो 2 इंडियंस थे उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अगेंस्ट आए, मतलब उसके खिलाफ हुए, किसके, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के। वेस्टर्न सिस्टम जो था एजुकेशन का, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में, काफ़ी मजबूती से आवाज़ उठाई, मतलब उसके खिलाफ हो गए। और वो 2 इंडियंस कौन थे बच्चों, दीज इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें 2 इंडियंस थे, एक महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ये 2 इंडियंस थे जो लोग इसके खिलाफ थे, ये दोनों, कि नहीं इंडियंस, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, या ये इसे अच्छा नहीं मान रहे थे। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन। महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन, चलिए इसे भी देखते हैं अब। महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने ये आर्ग्यू किया, मतलब ये आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ हुए, किसके खिलाफ, नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो बनाया जा रहा था, कि जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है वो जो है एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी पैदा कर रहा है इंडियंस के दिमागों में। इंडियंस को ऐसा लग रहा है जो ये कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। क्या, ऐसा लगता है उन्हें कि वो इन्फीरियर्स हैं और इन्फीरियरिटी उनके दिमाग में पैदा हो रही है, ठीक है। दिस सिस्टम मेड द इंडियंस व्यू वेस्टर्न कल्चर एज सुपीरियर। और ये जो सिस्टम इंडियंस के दिमागों में क्या पैदा कर रहा था, मतलब अब देखो, अगर हम कहीं पर जाएं और उनके तौर तरीके सीखने शुरू कर दें, तो हमें जब उनकी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी तो ऐसा लगेगा कि यार हम लोगों को तो यानी कुछ नहीं आता था, हम लोगों की पढ़ाई जो थी, हम लोगों का एजुकेशन था वो बेकार था, इन लोगों की चीज़ें अच्छी हैं, और हम लोग उनको इज्जत देने लगेंगे, उन्हें सुपीरियर समझने लगेंगे, उन्हें बेहतर समझने लगेंगे, और अपने आप को ऐसा लगेगा यार हमें, यानी हम तो बहुत पीछे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं आता है, तो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगेंगे, अपने आप को नीचे समझने लगेंगे। तो इसी तरीके से क्या हो रहा था, ये सिस्टम जो है इंडियंस के व्यू को वेस्टर्न कल्चर के
हिसाब से सुपीरियर बता रहा था, वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर समझने लगे थे वो लोग, इंडियंस का व्यू बदलता जा रहा था। इंग्लिश एजुकेशन इंस्लेव अस एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ इंडियंस इन देयर ओन कल्चर। ये कह रहे हैं जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था वो इंडियंस को इंस्लेव कर देता, गुलाम बना देता, और जो हमारा इंडियंस का प्राइड था, जो हमारा क्या था, हमारे इंडियंस का जो रुतबा था, उसे जो है क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है इंडियन ओल्ड कल्चर, अपने खुद के कल्चर में। ये जो हमारा वेस्टर्न कल्चर जो है उसे सुपीरियर समझ रहे हैं ये लोग, और उसे ही पढ़ के जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है ये हमें गुलामी की तरफ ले जा सकता है, और ये जो है हमारे जो इंडियंस का जो प्राइड है, जो है हमारे इंडियंस की शान है, उसके कल्चर को लेकर, उसके कल्चर के अंदर ही उसे वो ख़त्म कर देगा। इंडियंस एजुकेटेड इन दिस सिस्टम, ये कह रहे हैं इंडियंस जो थे वो इस सिस्टम में पढ़ने लगे, बिगेन अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग विच वाज ब्रिटिश एंड स्लोली स्टार्टिंग एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब क्या होने लगा, बाद में जो है जो हर कुछ चीज़ें, एवरीथिंग जो भी ब्रिटिश जो है अप्रिशिएट कर रहे थे उसे अप्रिशिएटिंग करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। मतलब इंडियंस जो थे उन लोगों ने क्या शुरू किया, एजुकेटेड इन दिस सिस्टम, वो इंडियंस जो इस सिस्टम में पढ़ाए जा रहे थे, बिगेन अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगे जो कि ब्रिटिश ने, एंड स्लोली मतलब जो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था, जो कि ब्रिटिशर्स जो है चाह रहे थे, एंड स्लोली स्टार्टेड एडमायरिंग द ब्रिटिश रूल, और बाद में हल्के हल्के जो ब्रिटिश रूल था उसे एडमायर करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी फेल्ट दैट द सिस्टम इंस्लेव द इंडियंस माइंड सेट, और उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये सोचा जो इंडियन है, जो ये सिस्टम है एजुकेशन का, ये इंडियन के माइंड सेट को इंस्लेव कर देगा। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन सिस्टम विच कुड हेल्प इंडियंस विन देयर लॉस्ट सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब महात्मा गांधी ने क्या सोचा, महात्मा गांधी फेल्ट दैट द सिस्टम इंस्लेव द इंडियन माइंडसेट, महात्मा गांधी ने ये सोचा कि जो सिस्टम है ये इंडियंस के माइंडसेट को इंस्लेव कर रहा है, अपनी तरफ गुलाम बना रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन सिस्टम, महात्मा गांधी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे विच कुड हेल्प इंडियंस विन देयर लॉस्ट सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि इंडियंस को उनकी अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो वो खो चुके हैं उसे हासिल करने में मदद कर सके, उसे जीतने में मदद कर सके। ऐसे एजुकेशन सिस्टम को वो चाह रहे थे। अब इंडियंस को क्या लग रहा था कि उनकी जो संस्कृत, पर्शियन और उनकी जो खुद की लैंग्वेज है, उनकी जो खुद की एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब है, और अंग्रेज़ों की यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो वेस्टर्न कल्चर है उसे वो अच्छा समझने लगे, और अपने आप को ऐसा लगने लगा उन्हें कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जा रही थी। क्योंकि अब जब इंसान को ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, तो उसके अपने लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगी कि यार हमें तो कुछ नहीं आता, ये लोग हमसे काफ़ी बेहतर हैं। तो इस तरीके से गांधी जी चाह रहे थे कि ये जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी जो खो चुके हैं उसे हासिल करने के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाह रहे थे। ही इवन आर स्टूडेंट्स टू लीव एजुकेशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन टू शो दैट दे डिड नॉट सफ़र फ्रॉम द स्लेव मेंटेलिटी, और यहाँ तक कि इन्होंने स्टूडेंट्स को ये भी कहा, ये भी बताया कि ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, ये बताने के लिए कि वो लोग जो हैं स्लेव मेंटेलिटी से नहीं सफ़र कर रहे, कि वो लोग जो है स्लेव मेंटेलिटी से नहीं सफ़र कर रहे। महात्मा गांधी फेल्ट दैट इंग्लिश एजुकेशन क्रिपल्ड इंडियन माइंड्स, महात्मा गांधी यहाँ तक कि ये सोच रहे थे कि जो जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है वो जो है इंडियन के माइंड्स को क्रिपल्ड कर रहा है। इट डिस्टेंस्ड them from their surrounding and made them stranger in their own land। ये क्या कर रहा है, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है ये इनको अपने खुद की सराउंडिंग से दूर पहुंचा रहा है, दूर कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट से दूर कर रहा है। यानी ये लोग अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से बिछड़ रहे हैं और अपने आप को खुद से, अपनी ज़मीन से, अपनी खुद की ज़मीन से अजनबी बना रहे हैं, अपने आप को अपनी खुद की ज़मीन से अजनबियों की तरह बना रहे हैं। इंडिया में रहकर इंडिया की चीज़ों को छोड़कर दूसरों की चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसा लगता है ये लोग इंडिया के हैं ही नहीं, ये लोग अपने आप को अजनबी बना रहे हैं। वंस कन्वर्सेंट इन अ फॉरेन टंग द इंडियन फॉरगेट हाउ टू कनेक्ट टू द मासेस। ये कह रहे हैं अगर एक कन्वर्सेंट फॉरेन टंग में करा जाए, फॉरेन लैंग्वेज में ऐसा कन्वर्सेशन शुरू हुआ तो इंडियन जो है क्या हुआ, वो भूल गए कि किस तरीके से जो है मासेस के साथ कनेक्ट होना है, कैसे बड़े ग्रुप के साथ कनेक्ट करना है, बात करनी है। ठीक है। महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट वेस्टर्न एजुकेशन फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। महात्मा गांधी ने क्या आर्ग्यू किया क्या बच्चों, क्या आर्ग्यू किया? महात्मा गांधी ने ये आर्ग्यू किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो खाली किस में, पढ़ने और लिखने पर ही, रीडिंग और राइटिंग पर ही खाली क्या करती है, फोकस करती है। मगर जो
ओरल नॉलेज है उस पर जो है कोई फोकस नहीं है इसका। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न एजुकेशन फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी ने ये आर्ग्यू किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो जो है सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस करता है, ना कि ओरल नॉलेज पे। टेक्स्ट बुक्स वर मोर वैल्यूड देन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये कह रहे हैं टेक्स्ट बुक्स जो है उसे ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी, किसके हिसाब से? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज के मुकाबले। अगर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो उसके मुकाबले वो किताबों को ज़्यादा नॉलेज दे रहे थे, टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा नॉलेज दे रहे थे। इंसान का प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, इंसान के एक्सपीरियंस क्या है, उसने अपनी ज़िंदगियों में जो एक्सपीरियंस किया है उसके मुकाबले उसके हिसाब से नहीं चल रहे थे ये लोग किसके हिसाब से चल रहे थे? बुकों को ज़्यादा इज्जत दे रहे थे। ही बिलीव दैट द न्यू सिस्टम फेल टू डेवलप पीपल्स माइंड एंड सोल। इनका ये मानना था बच्चों कि जो नया सिस्टम है वो इंसानों के माइंड को और सोल को, यानी उसकी रूह को, उसकी आत्मा को वो क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? डेवलप नहीं कर सकता, उनके दिमागों को नहीं बढ़ा सकता, उनके दिमागों में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। ये जो नया सिस्टम है ये जो है इंसान के माइंड को और सोल को, उनकी रूह को, उनकी जो आत्मा है उसे जो है डेवलप नहीं कर सकता, उसे बेहतर नहीं बना सकता। एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट कुड नॉट बी टर्म एज कम्प्लीट एजुकेशन। और ये कह रहे थे, गांधी जी का कहना ये था कि खाली लिखना और पढ़ना ही यही मतलब नहीं होता है कि वो कंप्लीट एजुकेशन उसने हासिल कर ली। खाली एक इंसान को लिखना आ गया और पढ़ना आ गया इसका मतलब नहीं कि वो पूरा कंप्लीट एजुकेशनिस्ट हो गया, उसे सब कुछ समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इंसान को पढ़ना आता है, लिखना आता है तो वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, बस उसके पास एक डिग्री तो होगी। मगर समझदार इंसान जो प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोच सके, अब कैसे बात करनी है, कैसे माहौल को समझाना है, या कोई भी ऐसी परेशानी आई है, किसी भी तरीके का ऐसे जो है कंडीशन है उसे संभाल ले, ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिकल की बात करते थे। वो चाहते थे कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज इंसान को होनी चाहिए। अब पढ़ लिख कर रट कर बस किताबों को पढ़ना आ गया, रटना आ गया कि एप्पल की स्पेलिंग ये होती है, ये एप्पल होता है, तो इसे वो कहते थे कि ये जो है दिमाग को नहीं बेहतर कर सकता, ठीक है। एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट कुड नॉट बी टर्म एज कंप्लीट एजुकेशन। खाली लिखने और पढ़ने की एबिलिटी आ जाती है तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली पूरा जो है इंसान पढ़ा लिखा है। महात्मा गांधी वॉज ऑफ द व्यू दैट प्रैक्टिकल स्किल्स वर मोर इंपॉर्टेंट दैन थियोरेटिकल नॉलेज। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यू के इंसान थे, ऐसा सोचते थे कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं बच्चों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल नॉलेज से। मतलब जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो पढ़ी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि इंसान उन्हें उन पर प्रैक्टिकल करे, ठीक है। जो चीज़ इंसान खुद करता है वो उसकी ज़्यादा नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज। He thought that practical skills such as learning a craft could develop pupils mind। वो सोचते थे जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जैसे कि हमारा क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना, वो इस तरीके की स्किल्स जो है, इस तरीके प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो माइंड्स को, पीपल्स के माइंड्स को, लोगों के माइंड्स को, लोगों के दिमागों को क्या कर सकता है? डेवलप कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, ना कि लिखने और पढ़ने से ही सिर्फ डेवलपमेंट आएगा। वो सोचते थे कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली करा जाना चाहिए। अगर पढ़ाई भी हो रही है तो उसमें भी प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए कि इंसान जो है अपनी चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। अब खाली रट्टा मार के लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, रीडिंग करना आ गया, उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्या फ़ायदा। रविन्द्रनाथ टैगोर्स अवार्ड ऑफ पीस, ये कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ऑफ अवार्ड ऑफ पीस। चलिए अब इसे भी देखते हैं। चलिए ये क्या है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड ऑफ पीस। तो बच्चों ये थोड़ा बड़ा है और फिर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर अपना पार्ट ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये जो 2-3 पेज है इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर हमारा ये रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड ऑफ पीस। अवार्ड मतलब होता है घर या जगह, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति की जगह, शांति का घर, शांति का निवास, ठीक है। तो जगह को ऐसे कहते हैं, जो घर को कहते हैं सिंपली, ठीक है। चलिए ये वाला टॉपिक और इसके बाद हमारा ग्रोथ ऑफ साइंस, ये वाला टॉपिक नेक्स्ट पेज पर, और फिर ये हमारा केस स्टडी है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ौदा एंड अलीगढ़, यानी इसमें हम बड़ौदा के बारे में और अलीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा स्टेट अलीगढ़ है उसके बारे में, ठीक है। अलीगढ़ शहर के बारे में, यहाँ पूरा अलीगढ़ मोहम्मद यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी AMU के बारे में पढ़ेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। इसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे और अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइजेज मौजूद हैं यहाँ पर, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट खत्म हुआ है बच्चों, वो पार्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमने स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 9, चैप्टर 7 स्टार्ट होता है पार्ट नंबर 9 में बच्चों। यहाँ पर डेट आप लिख दिएगा जिस दिन पार्ट 9 अपलोड हो, जिस दिन पार्ट 9 अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर डेट। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज पर पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया पार्ट 9 कंप्लीटेड, आप भी इसी तरह यहाँ पर लिख दिए पार्ट 9 कंप्लीटेड,
ओके स्टूडेंट, यहाँ पर पार्ट 9 लिखने के बाद, ये पार्ट 9 कंप्लीटेड लिखने के बाद हमें सबको पता है पार्ट 9 के बाद यहाँ पर हम पार्ट 10 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्ट 10 स्टार्टेड। ये बच्चों हम पार्ट 10 की वीडियो में पढ़ाएंगे। अब पार्ट 10 यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, और उस दिन जिस दिन हम पार्ट 10 पढ़ाएंगे यहाँ पर आपको बता देंगे आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ पर आपको पार्ट 9 लिखना है और जिस दिन पार्ट 9 की वीडियो होगी उस दिन की यहाँ डेट डलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन वाले टॉपिक पर, महात्मा गांधी एंड नेशनल एजुकेशन वाले हमारे टॉपिक पर यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है। और यहाँ पर हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड ऑफ पीस, ये हम पार्ट 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप लिख लिए जिससे आपको याद रहे कि हमारे 2 पार्ट में ये वीडियो बनी है। इसके कंटेंट पे आइए बच्चों, दोबारा से इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। जैसा कि बच्चों अभी हमने आपको बताया, वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल, यानी हिस्ट्री के हमारे जो चैप्टर नंबर 6 और 7 आ रहे हैं। 6 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इस पर टिक भी लगा रखा है, ये पार्ट नंबर 8 में हुआ था। वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल हमारे 2 पार्ट में होंगे बच्चों। पार्ट 9 जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। ठीक है, अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट 9, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। ज्योग्राफी में हमारा एक ही चैप्टर था, एग्रीकल्चर, हमने कंप्लीट कर रखा है। ये दोनों पार्ट 2 पार्ट में हुआ था ये भी। सिविक्स में हमारे 2 चैप्टर हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग लॉज हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 5 और 6 में। द ज्यूडिशरी ये हमारा पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा। तो अब हमारा जो पार्ट बचा है किसका, हिस्ट्री का भी हमारा एक पार्ट बचा है 7 का, चैप्टर 7 का पार्ट 10 बचा है। इसे कंप्लीट करते ही हम फिर अपनी सिविक्स स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारी चीज़ें जो बताई है हमने, जो पढ़ाई हैं, इसे अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।